हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वह है फार्माकोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स का जो बाकी का जो रेस्ट पार्ट है अपन क्या डिस्कस किया अभी तक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, और एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कौन कौन से टॉक्सिन हैं जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा, उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। ये सब चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे जो बाकी का जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट कंटेंट है इस टॉपिक की, एसिटाइल कोलिन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में, इस चीज़ को अपन इस सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर बात करें टॉक्सिन में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन है, बहुत बार जनरल शॉर्ट नोट्स पे आता है और जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो, डेट इज़ कॉल्ड बोट्यूलिनम टॉक्सिन। अगर अपन बात करें बोट्यूलिनम टॉक्सिन का, ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया है, उसे बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनाए। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनाए। इससे क्या प्रोड्यूस्ड होता है? बोट्यूलिनम टॉक्सिन। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो प्रोड्यूस करता है वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स, वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स को ये प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो टाइप ए है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, टाइप ए जो जनरली हम यूज़ करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ए, फिर टाइप बी। कहने का मतलब प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ ड्रग बट एज ए ड्रग वी यूज़ टाइप ए, सबसे ज़्यादा टाइप ए, तब अपन यूज़ करते हैं टाइप बी को। इससे जो टाइप ए जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन सा है जो प्रोड्यूस होता है टॉक्सिन? एक ओना बोट्यूलिनम टॉक्सिन ए। क्या? ओना बोट्यूलिनम टॉक्सिन ए। दूसरा ABO मतलब ABO बोट्यूलिनम टॉक्सिन बी, या हम इसे एबो भी बोल सकते हैं, एबो बोट्यूलिनम टॉक्सिन ए। और तीसरा बात करें इंको टॉक्सिलिनम टॉक्सिन ए, INCO, डेट इज़ कॉल्ड इंको बोट्यूलिनम टॉक्सिन ए। अगर अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, अगर अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, तो ये क्या करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यह जो टॉक्सिन है बोट्यूलिनम टॉक्सिन, यह एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। कैसे? ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अरे बेटा, अगर जब अपन डायग्राम पर रहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है, कैल्शियम चैनल यहाँ पर कैल्शियम रिलीज़ होगा, तो ये बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या करता था? इस एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कर देता था। कैसे? इनहिबिट कर देता था इसके रिलीज़ को। इनहिबिट कैसे? क्योंकि उसके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा कि यह जो है मोस्ट लीथल टाइप का ये टॉक्सिन होता है। अगर मैन का बात करें तो सबसे ज़्यादा लीथल प्रोड्यूस करता है, डेथ कॉजिंग टॉक्सिन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इतना लीथल है तो हम क्या करेंगे, इसे हम केवल और केवल लोकल इंजेक्शन के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, लोकल इंजेक्शन। और साथ में एड्रेनलिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन क्या है? एक वेसोकंस्ट्रिक्शन है। ये क्या करेगा? जो टॉक्सिन है बोट्यूलिनम टॉक्सिन, उसको ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि यह एक मोस्ट लिथल टॉक्सिन होता है मैन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ देते हैं? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है? एक वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से रोकता है। सवाल आता है फिर इस टॉक्सिन को हम यूज़ कहाँ करेंगे ना यार? इस टॉक्सिन को अपन यूज़ करेंगे, एक चीज़ याद रखो, एसिटाइल कोलिन क्या करता है? ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। जबकि बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या करता था? यह एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। सोचो, एसिटाइल कोलिन हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है, जबकि बोट्यूलिनम टॉक्सिन क्या करता है? एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ही इनहिबिट कर देगा। तो इसीलिए इस बोट्यूलिनम टॉक्सिन को दिया जाता है मसल्स के स्पाज्म, जब मसल्स में रिजिडिटी आ जाए। इस रिजिडिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? बोट्यूलिनम टॉक्सिन दिया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, एसिटाइल कोलिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, बोट्यूलिनम एसिटाइल कोलिन को बढ़ने ही नहीं देगा जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। इसीलिए मसल्स के स्पाज्म और रिजिडिटी में कौन सा टॉक्सिन यूज होता है? डेट इज कॉल्ड बोट्यूलिनम टॉक्सिन। उसमें अपन एग्जाम्पल का बात करें तो एक्लेसिया, क्या हो जाएगा? एक्लेसिया इसका एग्जाम्पल। जैसे इसमें क्या होता है? एक्लेसिया में क्या होता है? जो मसल्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर
और इसोफेगस के बीच में देखो याद रखना, इन एक्लिसिया द मसल्स ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टमक बिकम कॉन्ट्रैक्टेड। एक्लिसिया में क्या होता है, जो इसोफेगस और स्टमक है दोनों के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होता है वह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको बोट्यूलिनम टॉक्सिन वहाँ पे देंगे ताकि वो मसल्स रिलैक्स हो जाए। क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्लिसिया के केस में देते हैं। दूसरा ब्लीफेरोस्पाज्म। ब्लीफेरोस्पाज्म में क्या होता है, जो आई लीड है ना ये प्रॉपर ओपन नहीं हो पाता, आई लीड आर नॉट गेटिंग ओपन नहीं हो पाता। उस केस में भी क्या होता है, एक्लिसिया ये बोट्यूलिनम टॉक्सिन दिया जाता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करें, टॉर्टिकोलिस, जिसको हम राय नेक भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स है वह क्या होता है, एस्पाज्मेटिक हो जाएगा। तो उस केस में भी क्या होता है, हम बोट्यूलिनम टॉक्सिन देते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्क्विंट। स्क्विंट में क्या होता है, जो आई जो है ना वह डिफरेंट डायरेक्शंस में ऐसा दिखेगा, कोई भी पर्सन खड़ा है तो उसका आई डिफरेंट डायरेक्शंस में लुक कर रहा है, ऐसा दिखेगा। तो उस केसेस में भी एक ही टाइम पे आई का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन होगा। तो उस केस में भी अपन क्या देते हैं, बोट्यूलिनम टॉक्सिन देते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है कि एसिटाइलकोलिन क्या करता है, ये पेन के परसेप्शन को इंक्रीज कर देता है, पेन के परसेप्शन को इंक्रीज कर देगा, लेकिन जो बोट्यूलिनम टॉक्सिन है उस पेन को डिक्रीज करता है। इसीलिए बोट्यूलिनम को अपन यूज़ करते हैं क्रोनिक माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए। किस चीज़ को, क्रोनिक माइग्रेन में हम ट्रीटमेंट किसका करते हैं, बोट्यूलिनम से यूज़ करके, बोट्यूलिनम यूज़ करके। इसमें क्या होता है कि अगर एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होता है तो क्या करता है, स्वेटिंग को भी इंक्रीज़ करता है। मतलब एसिटाइलकोलिन क्या करता है, स्वेटिंग को इंक्रीज़ करता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी अपन बोट्यूलिनम टॉक्सिन को यूज़ करते हैं। और इस ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट में, स्वेटिंग का इंक्रीज़ होना, उसे बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। मतलब हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं, बोट्यूलिनम टॉक्सिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका एक कॉस्मेटिक यूज़ भी है। क्या, कॉस्मेटिक यूज़ भी है इसका। अगर नेक्स्ट यूजेस बात करें इसका, तो कॉस्मेटिक यूजेस में क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करने में। किस चीज़ का, रिंकल और ग्लेब्रस लाइंस जो होता है फेस पे, जैसे एज होता है तो रिंकल आने लगता है, एक ग्लेब्रल लाइन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फेशियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस फेशियल मसल्स को रिलैक्स करने में काम करता है कौन, बोट्यूलिनम टॉक्सिन, जिसके कारण फेस ग्लो करने लगता है। ये हो गया आपका यूज़। ये सब तो अपन क्या बात कर रहे थे, बोट्यूलिनम टॉक्सिन का यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स भी आता है यहाँ पे। अगर अपन बात करें रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर के बारे में अगर इसका बात करें तो रिसेप्टर का ये दो टाइप का होता है। एक तो हो गया आपका निकोटिनिक रिसेप्टर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है इसे अपन आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, क्योंकि यह क्या करता है कि ये सोडियम का कंडक्शन करता है इनसाइड द सेल। जब सोडियम इनसाइड द सेल हो जाएगा तो इसका मतलब ये किस टाइप है, यह एक्साइटेटरी टाइप का रिसेप्टर हो गया। अगर इसका बात करें फर्दर डिवीज़न का, ये आयोनोट्रोपिक का दो डिवीज़न होता है, एक एन रिसेप्टर, एक हो गया आपका एम रिसेप्टर। अगर हम बात करें उससे पहले मस्कैरिनिक रिसेप्टर का, तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे प्रेजेंट होता है जीपीसीआर को बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको हम बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी अपन इसे बोलते हैं। कौन, मस्कैरिनिक रिसेप्टर को। अगर हम आए निकोटिनिक रिसेप्टर पे, इसका फर्दर दो डिवीज़न है, एक एन रिसेप्टर, एक एम रिसेप्टर। देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये जो एन है, एन रिप्रेजेंट करता है आपका न्यूरॉन को और एम रिप्रेजेंट करता है मसल्स का। इसका मतलब यह रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, स्केलेटल मसल्स में, और यह रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, आपका न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बोलो या नर्व बोलो, बात एक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व ये क्या करता है, इस पर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज होता है।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज होता है। एक होता है आपका एड्रिनल मेड्यूला, इस पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज होता है। कहने का मतलब इस रिसेप्टर पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भी होता है और सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन भी होता है। अगर अपन इसका लोकेशन क्या बात कर लिए, ये न्यूरॉन में है इसीलिए अपन इसे बोलते हैं एनएन रिसेप्टर। ये स्केलेटल मसल्स में है जिसे बोलते हैं एनएम रिसेप्टर। एक चीज़ याद रखना, स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, यह रिसेप्टर डिपोलराइज्ड होता है। कैसे? क्योंकि सोडियम का एंट्री होता है और सोडियम जब एंट्री होगा डिपोलराइज्ड होगा और यह क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता भी होगा, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एएनएस। यह एएनएस का पार्ट नहीं होता है एनएम रिसेप्टर, यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एनएम रिसेप्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करना ना। ये तो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है। जो स्केलेटल मसल्स क्या होता है, वॉलेंट्री होता है ना। किसी को चाटा मारो, आपके बस में है ना, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो ना कि मारना है कि नहीं। इसका मतलब वॉलेंट्री है, इस वॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करता है स्केलेटल मसल्स। इसका मतलब यह कौन सा किसका पार्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना। अगर अपन बात करें दूसरा सब यूनिट का, इसके पास जितने भी ये रिसेप्टर है सब में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सब यूनिट। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 अल्फा 1 बीटा 1 डेल्टा और 1 गामा। 2 अल्फा 1 बीटा 1 डेल्टा और 1 गामा हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो, एसिटाइलकोलिन दोनों रिसेप्टर पे वर्क कर रहा है। इसका अगर एगोनिस्ट का बात करें तो निकोटीन होगा और इसका भी एगोनिस्ट क्या हो जाएगा, निकोटीन होगा। अरे एसिटाइलकोलिन तो दोनों पर वर्क करता है ना, तो इसका एगोनिस्ट क्या हो जाएगा, निकोटीन। इसका भी एगोनिस्ट क्या हो जाएगा, निकोटीन। अगर दूसरा बात करें एंटागोनिस्ट का, क्या एंटागोनिस्ट का, अगर अपन बात करें एंटागोनिस्ट का, तो ये एंटागोनिस्ट का नाम से पता चल रहा है इस रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। और यह रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होता है, पोस्ट गैंग्लियन पे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे। इसका मतलब यह ब्लॉक किसको करेगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होगा ना, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होगा ना। इसका जो एग्जाम्पल होगा हेक्सामिथोनियम और दूसरा ट्राइमिथाफेन। ट्राइमिथाफेन याद रखना, हेक्सामिथोनियम और ट्राइमिथाफेन ये क्या करता है, 2 इसका एग्जाम्पल है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का। अगर हम बात करें नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स काम करेगा, ये एंटागोनिस्ट है तो ये क्या करेगा, नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यह एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो स्केलेटल मसल्स का डिपोलराइजेशन होगा और डिपोलराइजेशन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये क्या है, क्या एंटागोनिस्ट इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब स्केलेटल मसल्स का रिलैक्स करेगा, इसीलिए इसे बोलेंगे नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट, जिसको NDMR बोलेंगे। इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसके ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में कुरारे, क्यूरियम, कुरोनियम जो रहे वो उसको अपन वो ड्रग अपन यूज़ करेंगे इसमें। जैसे कुरारे का बात करें तो ट्यूबो, अपन फर्दर बात करेंगे आगे, TUBO लगा दो, ट्यूबो कुरारे। और दूसरा एट्राक्यूरियम और तीसरा अपन बोले तो VE कुरोनियम। ये क्या होता है, ये ड्रग्स होता है आपका नॉन डिपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट का। अगर अपन बात करें नेक्स्ट पे मस्कैरेनिक रिसेप्टर क्या होता है। मस्कैरेनिक रिसेप्टर अपन बात कर चुके हैं, ये क्या होता है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। क्या होता है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। इसका टाइप का बात करें, या आपका M1 से लेकर M5 तक आपको टाइप देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें तो इसका टाइप के बारे में, M1 से 5 टाइप का होता है, M1 से M5 तक 5 टाइप का होता है। तो इसको तरीका याद करने का देखो, जो ओड नंबर वाला है ना, जैसे M1, M3 और M5, ये जो होता है आपका GQ टाइप का होता है। देखो अभी लाइट चले गया, सुबह के लगभग 5 बज रही हैं, तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को काफ़ी मेरे को जहाँ तक जाना चाहिए थे वहाँ तक आप इन वीडियो को पहुँचाओ। अगर अपन बात करें टाइप का, मस्कैरेनिक रिसेप्टर का टाइप का, ये 5 टाइप का होता है, M1 to M5। अगर जितने भी ओड है जैसे M1, M3 और M5, ये जो होता है आपका GQ टाइप का होता है। क्या होता है, GQ टाइप का होता है। और यह जो GQ टाइप है ये एक्साइटेटरी होता है। M1, M3, M5 क्या हो जाएगा, एक्साइटेटरी होता है। क्यों? क्योंकि यह इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर के लेवल को इंक्रीज कर देता है। सेकेंडरी मैसेंजर क्या, जो IP3, DAG, ये सब क्या सेकेंडरी मैसेंजर है।
अगर जो इवन वाले हैं जैसे M2 और M4 ये GI टाइप का होता है, आई आ गया ना, इसका मतलब ये इनहिबिटरी नेचर का है। यह क्या करता है, साइक्लिक AMP के लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। अगर अपन बात करें इसमें लोकेशन का, कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है, अगर अपन इसका लोकेशन का बात करें तो लोकेशन क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट होगा, मस्करेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CNS में भी और पेरीफेरी पे भी, मतलब CNS के आउटसाइड, ब्रेन के आउटसाइड भी प्रेजेंट होगा। CNS में क्या हो जाएगा, जो प्रीडोमिनेंट रिसेप्टर होगा वह M1 रिसेप्टर होगा, लेकिन यह ब्रेन में क्या करता है, एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है आपका हिप्पोकैम्पस पे और बेसल गैंग्लिया पे। हिप्पोकैम्पस पे जैसे ही एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा तो यह क्या करता है, एसिटाइलकोलिन मेमोरी के पावर को इंक्रीज़ कर देता है। क्या हिप्पोकैम्पस पे एक्ट करेगा एसिटाइलकोलिन और क्या करता है, मेमोरी को पावर को इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, जैसे ही एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, डोपामाइन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने का मतलब डिक्रीज़ कर देता है। डोपामाइन के रिलीज़ को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है बेसल गैंग्लिया पे। कौन, एसिटाइलकोलिन। अगर अपन बात करें जब डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का अपन बात किए, इसका मतलब जब बेसल गैंग्लिया का अपन जब बात कर लिए तो वहाँ से एक डिजीज़ आता है, डेट इज़ कॉल्ड एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। क्या होता है, डेट डिस्ट्रॉय द मेमोरी एंड अदर इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन। ये क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें मेमोरी का जो पावर है वो डिक्रीज़ होते जाता है और जो इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शन है वो भी क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। इससे सवाल ये आता है कि ये जो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये जो मेंटल फंक्शन कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का कमी हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस ट्रीटमेंट को सॉल्व करने के लिए एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज़ कर देंगे। और एसिटाइलकोलिन को कौन ड्रग्स इंक्रीज़ करेगा, कोलिनर्जिक ड्रग इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, कोलिनर्जिक ड्रग इंक्रीज़ करेगा। अगर अपन बात करें पार्किंसन डिजीज़ का, तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि डोपामाइन का कमी हो जाता है। और डोपामाइन का कमी कब होगा, जब एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा। सोचो बात, एसिटाइलकोलिन का बढ़ना इसका मतलब डोपामाइन का कम होना। तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए पार्किंसन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पार्किंसन क्या है, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ये क्या कॉज करता है, अनइंटेंडेड और अनकंट्रोल मूवमेंट। कोई कंट्रोल मूवमेंट नहीं होता, अनकंट्रोल मूवमेंट होता है, जैसे सेकिंग, हिलते रहेगा आपका हाथ पैर, स्टिफनेस एट्सेट्रा। अगर अपन बात करें इसमें क्या होता है, डोपामाइन के डिक्रीज होने से होता है ना, तो डोपामाइन के डिक्रीज होने का से होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोपामाइन को बढ़ा देंगे ट्रीटमेंट के लिए। और डोपामाइन को कौन बढ़ाएगा, जो एसिटाइलकोलिन को कम करेगा, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे अपन प्रीफर करेंगे पार्किंसन डिजीज़ को सही करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एसिटाइलकोलिन जो एक्ट करता है सेरेब्रम पे। ये क्या कॉज करता है, सीजर कॉज करता है। याद रखना, जब एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा सेरेब्रम पे, ये क्या कॉज करेगा, सीजर कॉज करेगा। अभी तक तो हम लोग क्या बात किए, CNS पे कौन कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब अपन बात करेंगे पेरीफेरी पे जो 3 रिसेप्टर है, कौन कौन, M1, M2 और M3 को अपन जस्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करना, वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोज़ को हर मेडिकोज तक पहुँचाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।